Hello everyone, I welcome you all on this amazing platform of Commerce वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एंड सब कुछ सही चल रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग विच इज़ रिटन बाय अनीस जंग एंड ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। एंड इसमें बात करी है कि कैसे गरीब बच्चे जो होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जो प्रिविलेज्ड नहीं होते हैं, जिनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो अपने लिए खाना मतलब खाना खरीद के खा लें, तो उनके बारे में यहाँ पे बात करी है अनीस जंग ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर विच इज़ लॉस्ट प्रिंट। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर करा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा था जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आई होप आपने वो वाला लेक्चर देख लिया होगा, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, टू द end of the earth। ओके और आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर अनीस जंग ने जैसे लिखा है लॉस्ट स्प्रिंग एंड बहुत ही प्यारा चैप्टर, जैसे कि मैं कह रही हूँ बारी बारी। तो यार स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम लोग देख लेते हैं अनीस जंग के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। अनीस जंग 1944 में शी वाज बोर्न इन रूरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड अडोलेसेंस इन हैदराबाद। तो उन्होंने अपना चाइल्डहुड और अपना यंग एज जो होता है, अडोलेसेंस होता है ना, जब आप 11 से 20 से पहले थोड़ा सा मतलब टीन एज जो एज होती है, उन्होंने हैदराबाद में बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ पे कंप्लीट करी? हैदराबाद एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके दोनों पेरेंट्स राइटर थे। एंड अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। और अनीस जंग ने अपना करियर स्टार्ट करा एज अ राइटर इस जगह पे, इस नेशन पे। ओके ठीक है। शी हैज़ बिन अ एडिटर एंड कॉलमनिस्ट ऑफ फॉर मेजर न्यूज़पेपर। उन्होंने वो एडिटर भी थी, कॉलमनिस्ट मतलब कॉलम्स लिखती थी न्यूज़पेपर में इन इंडिया एंड अब्रॉड, बाहर के न्यूज़पेपर्स में भी लिखती थी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स एंड काफ़ी सारे बुक्स भी उन्होंने ऑथर करे, मतलब काफ़ी सारे बुक्स उन्होंने लिखे। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। जो उनका एक बुक था लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें से एक छोटा सा एक्सर्प्ट उठाया गया है आपके लिए। ठीक है, एक बुक थी उनकी लॉस्ट स्प्रिंग करके, उसमें से एक छोटा सा पार्ट उठाया गया है। ओके, following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty। यहाँ पे वो बताती है कि कैसी इतनी गरीबी की इंसान मतलब कि सांस भी ले रहा है तो उसको ऐसे फील हो रहा होगा कि भाई कैसे मैं अपना कल का गुजारा करूँगा, वैसी चीज़। एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और जो बच्चे गरीब होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है? उनको फिर ऐसी जगह पे काम करना पड़ता है, चाइल्ड लेबर करना पड़ता है, जो जो कि उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बात करी है। ऑल्सो उन्होंने ये भी बताया लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब ये आप समझ सकते हो। स्प्रिंग क्या होता है? ऐसा सीजन होता है जहाँ पे सब कुछ खिल जाता है, सब कुछ एकदम चहक जाता है, सब कुछ एकदम ब्राइट हो जाता है, जैसे कि बच्चे होते हैं। अगर स्प्रिंग का सीजन खो चुका है मतलब कि आपका चाइल्डहुड जो है वो खो चुका है। तो जितने भी बच्चे हैं, जो पुअर चिल्ड्रन हैं, जो प्रिविलेज नहीं है, उनका जो चाइल्डहुड है वो खो चुका है, इस वजह से उसका नाम है टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। एंड आई होप आपने एनसीईआरटी खोल ली होगी। ओके, व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging gold in the garbage dumps। तुम ये क्यों करते हो? यहाँ पे ऑथर पूछती है कि तुम ये क्यों करते हो। मैंने साहिब से पूछा whom I encounter, जिसको मैं रोज सुबह मिलती हूँ, स्क्राउजिंग गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, जो कि गोल्ड को स्क्राउज कर रहा होता है। स्क्राउज कर रहा होता है मतलब स्क्राउज करना मतलब कि सर्च करना। तो जो ना सोना सर्च कर रहा होता है कचरे के ढेर में। कचरे के ढेर में यहाँ पे लिखा भी हुआ है गार्बेज डंप, कचरे के ढेर में। ओके, अब गोल्ड क्या है? तो ये जो बच्चे हैं जो कचरा बीनते हैं, इनके लिए गोल्ड पता है क्या होता है? इनके लिए गोल्ड वो 10 रुपए का नोट हो जाता है, कभी कभी कुछ खाने का हो जाता है सामान, कुछ पहनने का सामान हो जाता है, उसके लिए उसी को वो गोल्ड कहते हैं। ठीक है, ऑफ माई नेबरहुड साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। तो साहिब जो है वो अपना घर छोड़ दिया था, बहुत पहले उसने घर छोड़ दिया। घर छोड़ दिया था ऐसे वो माँ बाप के साथ नहीं रहता है, ऐसा नहीं बोलना चाह रहे। घर छोड़ दिया था एज की बहुत मतलब किसी दूसरी कंट्री से वो आया है। ओके, सेट अमिस्ट इन द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। जो घर उसका
ढाका में हुआ करता था पहले, हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। एंड अब जो इसका होम है वो डिस्टेंट मेमोरी भी नहीं है उसके लिए, मतलब कि दूर दूर तक उसको वो चीज़ याद नहीं है कि वो पहले ढाका में रहता था। There were many storms that swept away their fields and homes. बहुत सारे storms आए, बहुत सारे like ऐसे तूफान आए जिनने उनका जो घर है वो बर्बाद कर दिया इन लोगों का। And his mother tells him, ऐसा उसकी मम्मी बताती है, that's why they left looking for gold in the big city where he now lives. Now वो यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं, वो इधर आ चुके हैं, इंडिया आ चुके हैं, और यहाँ पे वो गोल्ड सर्च करते हैं, मतलब कि वो डेली रोज उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए वो चीज़ें सर्च करते हैं। ओके, चलिए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। तो जब ऑथर ने पूछा कि तुम ये क्यों करते हो, तो वो इधर उधर देख के कहता है कि यार मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो यहाँ पे ऑथर कहती है तुम स्कूल जाओ ना, स्कूल क्यों नहीं जाते। तो यहाँ पे जब वो ये कहती है तो एकदम से उन्हें रियलाइज होता है, ग्लिबली का मतलब होता है कि भाई एकदम आपने कोई चीज़ को कॉन्फिडेंस में कह दिया बट आपने उसे सोचा नहीं। अब आप एक ऐसे ऐसे बच्चे को कह रहे हो, ग्लिबली मतलब कि आपने कॉन्फिडेंस में कह दिया और आपने सोचा नहीं। अब आप एक ऐसे बच्चे को कह रहे हो जिसके पास रोज खाना खाने के पैसे नहीं है, आप उसको ये कह रहे हो कि तुम स्कूल जाओ ना, राइट। तो मैंने ग्लिबली कह दिया, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और फिर वो रियलाइज करती है कि कितनी खोखली ये एडवाइस है कि तुम स्कूल जाओ। जिस इंसान के पास खाने के लिए पैसे नहीं है वो स्कूल कैसे जा सकता है, राइट। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो यहाँ पे साहिब कहता है मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, अगर स्कूल ये लोग बना देते हैं तो फिर मैं ज़रूर कोई एक स्कूल जाऊँगा, ठीक है। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो यहाँ पे ऑथर मजाक मजाक में पूछ लेती है कि अगर चलो मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ साहिब, तो तुम आओगे मेरे स्कूल आओगे। तो यहाँ पे ऑथर पूछती है, येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। तो यहाँ पे वो बोलता है हाँ बिल्कुल आऊँगा। तो उसकी जो स्माइल होती है वो एकदम ब्रॉड हो जाती है, एकदम मतलब हंसने लग जाता है। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। अब कुछ दिन बाद होता है, कुछ दिन बाद ऑथर और साहिब फिर से मिलते हैं एक रोड पे, एंड वहाँ पे जाके जो साहिब है वो पूछता है ऑथर से कि आपने स्कूल बना दिया मेरे लिए, क्या स्कूल रेडी है आपका। तो यहाँ पे इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। तो यहाँ पे ऑथर कहती है बेटा बहुत टाइम लगता है स्कूल बनने में, इतनी जल्दी रेडी नहीं हो जाता है ना। आई से एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। और इसी बात पे जो ऑथर है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करती, काफ़ी ज़्यादा शर्म शर्म बोलते ना कि एक शर्म उनके अंदर होती है कि भाई मैंने इसको इतना गलत प्रॉमिस से इसके होप्स कितने हाई कर दिए मैंने कि मैं उसके लिए एक स्कूल बनाऊंगी, जबकि मैं कोई स्कूल बनाने नहीं वाली, और उसका होप जो है वो बढ़ चुका है। तो उन्हें बहुत बेकार फील होता है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड। तो वो बोलती है कि ऐसे तो जो प्रॉमिस मैंने करा, ऐसे प्रोमिसेस जो है वो अबाउंड होते हैं, मतलब कि हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लीक वर्ल्ड। ब्लीक वर्ल्ड मतलब कि खाली, ठीक है। तो ये खाली वर्ल्ड जो है, जो खोखला वर्ल्ड है, यहाँ पे हर इंसान इस तरह के प्रोमिसेस इन बच्चों को करता है, ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। अब कुछ महीने जानने के बाद उस बच्चे को यहाँ पे अब ऑथर उससे नाम पूछती है। साहिब आलम ही अनाउंसेस। वो कहता है मेरा नाम है साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। उसको तो ये पता ही नहीं है कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसे पता होता है इसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसके नाम का मतलब है कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का भी लॉर्ड, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। वो बेचारा खुद ही विश्वास नहीं कर पाता कि उसका जो नाम है उसका ये मतलब है। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वो नहीं जानता कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ पूरी गलियां छानता है, मतलब कि अपने दोस्तों के साथ कचरा बीनता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, और वो जो बच्चे हैं उनके झुंड को ये यहाँ पे कह रहे हैं ऑथर, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, मतलब कि जो नंगे पैर बच्चे घूमते हैं ना, उनकी आर्मी है बेयरफुट बॉयज की जो नंगे पैर घूमते हैं। हु अपियर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, जो जैसे बर्ड्स मॉर्निंग में सुबह सुबह अपियर होती है, आती है, वैसे ही वो बच्चे भी अपियर होते हैं और गायब हो जाते हैं दोपहर में।
Over the months I have come to recognize each of them. और थोड़े ही महीनों में ऑथर जो है वो हर एक बच्चे को जानने लगी थी. ठीक है. Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one. तो यहाँ पे ऑथर ने एक बच्चे से कहा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो बेटा, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी है. My mother did not bring them down from the shelf. He answered simply. तो वो जो झुंड था बच्चों का, उसमें एक से पूछा उन्होंने ऑथर ने कि तुम बेटा चप्पल क्यों नहीं पहने. तो वो बच्चा कहता है कि मेरी मम्मी ने शेल्फ से नीचे नहीं उतारी थी आज चप्पल, तो इसलिए मैंने नहीं पहनी. मेरा हाथ नहीं पहुंचता तो मम्मी ने शेल्फ से नीचे नहीं उतारी, इसलिए मैंने नहीं पहनी. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. और उसी के बगल में एक बच्चा खड़ा था जो कि एक ऐसे शूज पहना था जो मैच नहीं कर रहे थे, अलग अलग कलर के शूज पहना हुआ था क्योंकि उसके पास वही होंगे. तो वो रिप्लाई करता है उसके बिहाफ पे कि अगर इसकी मम्मी उतार भी देती ना चप्पल शेल्फ से तो भी ये नहीं पहनता. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. और जब यहाँ पे ऑथर उसके अनमैच्ड शूज पे, जो उसके अलग अलग शूज थे, उस बच्चे के शूज पे कमेंट करती है तो वो जो बच्चा है वो उसको शफल कर लेता है. शफल कर लेता मतलब कि छुपा लेता है. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. और तीसरा वाला बच्चा कहता है कि मुझे तो शूज चाहिए, मैंने तो आज तक जिंदगी में शूज तक नहीं देखे, एंड उसे एक शूज चाहिए. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. तो ऑथर बहुत कंट्रीज गए हैं, उन्होंने देखा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे बेयरफुट मतलब कि खाली नंगे पैर चलते हैं. इन सिटीज ऑन विलेज रोड, सिटीज में विलेज रोड्स में. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. वहाँ पे पैसों की कमी की वजह से वो शूज़ नहीं पहन रहे, वो एक ट्रेडिशन है कि भाई वो लोग बेयरफुट रहेंगे, वो ट्रेडिशन है उनका. इज वन एक्सप्लेनेशन. एक एक्सप्लेनेशन होता है उन लोगों का जिनके पास शूज नहीं होते. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी. तो यहाँ पे ऑथर कहती हैं कि क्या यही सिर्फ एक्सक्यूज है, यही बहाना है कि बताने के लिए कि अगर आपके पास शूज़ नहीं है तो आप ये कह रहे हो कि ये तो हमारा ट्रेडिशन है कि हम खाली पैर घूमते, नंगे पैर घूमते. हालांकि आप ये नहीं बता सकते कि आपके पास सच में शूज़ नहीं है. ठीक है. I remember a story a man from Udupi once told me. तो उनको एक स्टोरी याद है जो उनको उडुपी से एक इंसान ने बताई थी. As a young boy, he would go to school past an old temple. जब वो बच्चा छोटा था, वो जो इंसान छोटा था, तो वो एक टेम्पल से रोज निकलता था. पास्ट टेम्पल मतलब कि उससे रोज उस टेम्पल से होके निकलता था. Where his father was a priest. जहाँ पे जिस टेम्पल में उसके जो पापा थे, उस बच्चे के जो पापा थे, वो प्रीस्ट थे. मतलब जो इंसान स्टोरी बता रहा है ना, वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि वो जब छोटा था तो वो एक टेम्पल से गुजरता था और उसके उस टेम्पल में उसके जो फादर थे वो प्रीस्ट थे. ठीक है. वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज. तो वो उस टेम्पल के सामने रुकता था थोड़ी देर के लिए, ब्रीफली मतलब कि थोड़े टाइम के लिए, एंड प्रे करता था कि हे भगवान मुझे शूज दिला दीजिए प्लीज. ठीक है. तो वो पेयर ऑफ शूज के लिए प्रे करता था. 30 years later I visited his town and temple. तो 30 साल बाद ऑथर वही टेम्पल जाती हैं और उसके टाउन जाती हैं, which was now drowned in an air of desolation. जो कि जो अब जो टेम्पल था वो एक डिसोलेशन वाले हवा में घूम चुका था. डिसोलेशन मतलब कि आइसोलेट हो चुका था, अकेला हो चुका था टेम्पल, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था. इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट. और उसी टेम्पल के बैकयार्ड में, पीछे वाले हिस्से में एक नया प्रीस्ट आ चुका था. देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स. टेम्पल में लाल और व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म. तो एक बच्चा आता है जो कि ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, और जिसने सॉक्स एंड शूज पहन रखे थे. अराइव्ड पैंटिंग. तो वो स्कूल से भाग कर आ रहा है. पैंटिंग मतलब कि जब आप बहुत तेज भाग के आते हो तो आप हाफने लग जाते हो, तो हाफने को पैंटिंग कहते हैं. तो आता है भागते भागते, हाफते हाफते, थ्रू ए स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड. उसने अपने स्कूल बैग को फेंक दिया. ऐसे आते ना स्कूल से आते तो ये कपड़े उतारे, इधर फेंका, बैग उधर फेंका, ये पटका उधर पटका, वैसे. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. तो उस बच्चे को देख के हमारी जो ऑथर है उनको वो स्टोरी याद आती है जो उसको एक इंसान ने बताई थी कि मैं रोज टेम्पल से गुजरता था और मैं एक पेयर ऑफ शूज की डिमांड करता था भगवान से. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. और यहाँ पे
यहाँ पे वो बोल रहे गॉडेसेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। अब यहाँ पे वो जो बच्चा है वो बच्चा तो नहीं है, बट दूसरा जो बच्चा है उसको शूज मिल चुके हैं। नया प्री से दूसरा बच्चा उसको शूज मिल चुके हैं और वो कहता है कि भाई मैं ये शूज कभी ना लूज करूं, कभी ना घुमाए। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, गॉडेस ने अपनी प्रेयर ग्रांट कर दी उस बच्चे पे। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे सन ऑफ प्रीस्ट जो है, प्रीस्ट के बच्चे, वो शूज पहन रहे हैं। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, बट जो रैग पिकर्स है, रैग पिकर्स मतलब कि जो कचरा बीनने वाले लोगों को रैग पिकर्स कहते हैं, वो इन माय नेबरहुड रिमेन्स शूलेस, बट वो अभी भी शूलेस है जिनके पास चप्पल पेयर ऑफ शूज नहीं है। माय acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to सीमापुरी। अब इनकी जो जान पहचान होने लगी थी, जान पहचान को इंग्लिश में कहते हैं अक्वेंटेंस, ज्यादा दोस्ती भी नहीं होना, ज्यादा दुश्मनी भी नहीं होना, सिर्फ जान पहचान होना। तो उनकी अक्वेंटेंस विद बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, तो उनको वो सीमापुरी ले जाते हैं। अ प्लेस ऑन पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे है। आउटस्कर्ट मतलब कि किनारों पे बसी हुई है, सीमापुरी है। ओके, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, बट अगर देखो जियोलॉजिकली तो वो पास में है पेरिफेरी में, बट अगर वैसे देखा जाए तो वो सीमापुरी दिल्ली से बहुत दूर है। मतलब कि वहां पे कोई देखता नहीं, देखभाल नहीं करता, वो दिल्ली का पार्ट कोई मानता ही नहीं है उसको। Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1977। जो वहाँ रहते हैं सीमापुरी में, वो स्कॉटर्स हैं। स्कॉटर्स मतलब क्या? अ पर्सन हु अनलॉफुली ऑक्यूपाइज एन अनहैबिटेड लैंड और अनयूज्ड लैंड। जो लोग ना हड़प लेते हैं ना लैंड बिना किसी लीगल प्रोसीजर के, मतलब अपना बस टेंट लगा लेते, झुग्गी झोपड़ी लगा लेते, उन्हें स्कॉटर्स कहते हैं। ठीक है, तो here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में, वो वहाँ रह रहे हैं। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब की जो फैमिली है वो भी उनमें से एक है। सीमापुरी was then a wilderness। सीमापुरी पहले विल्डरनेस हुआ करती थी, मतलब कचरा, वेस्ट लैंड हुआ करती थी। ना उस पर क्रॉप उगा सकते हैं ना कुछ उगा सकते हैं। वेस्ट लैंड मतलब कि जिसपे आप, जो बंजर जमीन होती है। इट इज स्टिल इज, अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। बट अब ये सीमापुरी की जो जमीन है वो खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पे मट्टी के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। रूफ ऑफ टिन, और जो प्लास्टिक है, टिन जो होती है ना, टिन शेड्स जो होते हैं ग्रे कलर के, उसके छत बनी हुई है। एंड टापुलिन, टापुलिन टिन एंड टापुलिन, एंड डिवॉइड ऑफ सीवेज। डिवॉइड मतलब कि बिना सीवेज के, डिवॉइड का मतलब होता है बिना किसी चीज के। डिवॉइड ऑफ सीवेज, वहां सीमापुरी में सीवेज नहीं है, ड्रेनेज और रनिंग वाटर नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और ऐसे 10,000 कचरा बीनने वाले लोग वहां पे रह रहे हैं। They had lived here for more than 30 years without an identity। वो यहाँ पे 30 साल से भी ज्यादा रह चुके हैं उनकी आइडेंटिटी के बगैर। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स, उनके पास कोई परमिट्स नहीं है, उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके इंडियन होने का, बट उनके पास राशन कार्ड्स है दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे कि उनका नाम वोटर लिस्ट पे आ जाता है। एंड इनेबल देम टू बाय अ ग्रेन, वो तो भाई ग्रेन खरीद लेते हैं लालच में, और जो हमारे पॉलिटिशियंस है उनको एक्स्ट्रा वोट्स भी मिल जाते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। अब उनका कहना है कि हमारे लिए खाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, आइडेंटिटी मैटर नहीं करती, हमें हमें खाना चाहिए। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम दिन के आखिर में हम अगर अपनी फैमिलीज को खाना दे सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन ईटिंग स्टमक, और सो सकते हैं बिना पेट दर्द के, जब भूख लगती है तो पेट दर्द होता है, we would rather live here than in the fields that give us no grain। तो हम यहीं रहेंगे, उधर फील्ड में नहीं रहेंगे जहाँ पे हमें ग्रेन नहीं मिलता, हमें खाना नहीं मिलता है। Say a group of women in tattered sarees। ये कौन कहता है? ये वो लाइक औरतें कहती हैं, विमेन कहती हैं, जो कि टैटेड साड़ी पहनी होती है, फटी हुई साड़ी पहनी होती है। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब ऑथर ने उनसे ये पूछा था कि भाई तुमने अपना घर क्यों छोड़ा, इतना सुंदर घर क्यों छोड़ा, और यहाँ पे ऐसे गंदी जगह पे क्यों रह रहे हो, तो उनने ये जवाब दिया कि जब हमें खाना मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, 2 वक्त की भी नहीं, कभी भी 1 वक्त की रोटी मिल रही है, तो हमें नहीं चाहिए कि हम अच्छी जगह रहे, हमें यही चाहिए जहाँ पे हमें ग्रेन्स खाना मिले। ओके,
Wherever they find food, they pitch their tents that became transit homes. जहाँ पे भी उन्हें खाना मिलता है वो अपने टेंट्स को पिच कर लेते हैं, लगा लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं, their tents and became transit homes, और वो उनके ट्रांजिट होम्स बन जाते हैं, टेम्परेरी घर बन जाते हैं उनके टेंट्स, मतलब कि झुग्गी झोपड़ियाँ. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और जो छोटे बच्चे हैं वो उसमें बड़े होते हैं. बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, वो भी भाई पार्टनर्स इन सर्वाइवल. का सर्वाइवल क्या है? रैग पिकिंग, कचरा बीनना. And survival in Simapuri means rag picking. Survival in Simapuri means rag picking. Though the years it has acquired the proportion of a fine art. और काफ़ी सालों में इन्होंने ना ये इसको फाइन आर्ट की तरह करने लग गए. फाइन आर्ट मतलब कि ये पार्ट बन चुका, मतलब आर्टिस्ट बन गए वो कचरा बीनने में, कि मतलब इतना प्यार से कचरा बीनते हैं कि अगर उनको कुछ भी छोटा से भी छोटा नज़र आता है तो उसे उठा सकते हैं. गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए गार्बेज जो है वो गोल्ड है. इट इज देयर डेली ब्रेड, उनका रोज का खाना है. अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके पास छत है ऊपर, उनके घर है. इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, चाहे वो रूफ टपक ही वहां से पानी ही क्यों ना टपक रहा हो. बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, बट एक बच्चे के लिए उससे ज्यादा बड़ी बात है ये. आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज. साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपए मिल जाते हैं कचरे के ढेर में, कभी कभी 10 रुपए भी मिल जाते हैं मुझे कचरे के ढेर में. हिज आईज लाइटनिंग अप, और जब ये कहता है तो उसकी आंखें चमक जाती है. कभी कभी मुझे 1 रुपए मिलते, कभी कभी मुझे 10 रुपए मिल जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए. वेन यू फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, हीप का मतलब होता है ढेर. तो आप जब गार्बेज के ढेर में, कचरे के ढेर में आपको कॉइन मिलता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तो आपको लालच आता है कि अभी इतना पैसा मिला है तो भाई और पैसा मिलेगा मुझे, राइट. फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो एक होप बन जाती है कि आपको और मिलेगा कचरे में कुछ सामान. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स. अब बच्चों के लिए गार्बेज जो कचरा है वो एक अलग मीनिंग रखता है. बड़ों के लिए, सीमापुरी के जो लोग हैं, रैग पिकर्स जो है, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए अलग मीनिंग रखता है. फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर्स, बच्चों के लिए वो ड्रीम्स हैं, बच्चों के लिए वो मज़ा है, फन है, एक एक्टिविटी है कचरा बीनना, कि आज ये मिल जाएगा, कि चीज़ ये मिल जाएगी. बड़ों के लिए ना वो सर्वाइवल है. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कभी कभी कि क्या मीनिंग रखता है बड़ों के लिए और बच्चों के लिए. तो बच्चों के लिए वो एक फन एक्टिविटी है, वंडर है, मज़ेदार चीज़ है करने को, मतलब फन लगता है उन्हें, मज़ा आता है. लेकिन बड़ों के लिए वही चीज़ सर्वाइवल है. वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जिंदा रहना है. क्या? कचरा बीनना. One winter morning, I see साहिब standing by the fence gate of the neighborhood club. अब एक सर्दियों की सुबह की बात है, तो साहिब ना एक फेंस गेट मतलब कि जो ऐसे जाली वाले गेट होते हैं ना, वहाँ के उसके सामने खड़ा हुआ था. Watching two young men dressed in white playing tennis. जो और वो देख रहा था उसके अंदर दो यंग अच्छे अच्छे मुस्टंडे जो थे वो टेनिस खेल रहे थे, उनको टेनिस खेलते हुए देख रहा था. आई लाइक द गेम, ही हम्स, वो अपने आप में ही कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है ना. ही हम्स कहना मतलब कि अपने आप में कहना. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो बहुत सेटिस्फाइड है. कंटेंट टू मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि वो देख पा रहा है ना गेम, उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है. आई गो इन साइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, और भी ये कहता है कि मैं तब अंदर जाता हूँ जब कोई वहाँ अंदर नहीं होता है. ठीक है. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर है, जो गार्ड है, वो साहिब को स्विंग्स, झूले झूलने देता है. तो गार्ड भी भाई छोटे जगह से बिलोंग करता है, तो उसे पता है कि छोटे बच्चों की क्या 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 ख्वाहिशें होती हैं, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, वो कितना सोचते हैं. ठीक है. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and short. साहिब ने भी टेनिस शूज पहन रखे हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहे हैं उसके डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, मतलब कि जो उसके शर्ट और शॉर्ट्स हैं उनका कलर उड़ चुका है, उस पर उसने टेनिस शूज पहन रखे हैं, तो बहुत स्ट्रेंज लग रहे हैं. समवन गेव देम टू मी, साहिब कहता है कि किसी इंसान ने उसे दे दिए थे. ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन में वो कहता है कि मुझे किसी ने दे दिए थे. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, अब यहाँ पे वो जो शूज है वो किसी अमीर ज़ादे ने डिस्कार्ड कर दिए हैं.
ठीक है, who perhaps refused to wear them, शायद वो इसलिए नहीं पहनना चाह रहा था उन्हें, because of a hole in one of them, क्योंकि उनमें उन शूज में से किसी एक शू में होल है, does not bother him, और वो होल साहिब को बॉदर नहीं करता, उसको शूज मिल गए वो बहुत बड़ी बात है। For one who has walked barefoot, जो इंसान जिंदगी भर नंगे पैर चला है, even shoes with a hole is a dream come true। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, एक शूज चाहे उसमें होल क्यों ना हो, उसके लिए वही ड्रीम कम ट्रू है। But the game he is watching so intently is out of his reach। But जो गेम वो बहुत ही ध्यान से देख रहा है, वो गेम उसके रीच के भी बाहर है, राइट? ठीक है, चलिए। This morning साहिब is on his way to the milk booth। अब एक सुबह होती है और यहाँ पे हमारी जो ऑथर है वो देखती है साहिब ना मिल्क बूथ जा रहा है, मतलब कि चाय की टपरी जो होती है, मिल्क बूथ जा रहा है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथों में स्टील कैनिस्टर है, कैनिस्टर मतलब केटली है जिसमें चाय रखते हैं। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। अब यहाँ पे साहिब बताता है कि वो एक टी स्टॉल में, चाय की दुकान पे काम करने लगा है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो बताता है ऑथर को कि मैं वहाँ काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। तो वो कहता है कि मुझे 800 रुपये महीना मिलता है और सारे दिन का सारा मील भी मुझे मिल जाता है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क। तो यहाँ पे जब ऑथर पूछती है तुम्हें जॉब पसंद है तुम्हारी, आई आस्क हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। तो उसका जो फेस है ना, उससे बचपना जा चुका है, उसके फेस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखने लग गई है। जो केयर फ्रीनेस थी ना कि कचरा बीनता था, अरे चल भाई कचरा बीन दे, वो वाली चीज़ ना उसके फेस से जा चुकी है। तो यहाँ पे ना उसके फेस पे एक मैच्योरिटी आ गई थी छोटी सी उम्र में। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग। तो जो स्टील कैनिस्टर है ना, जो केटली है ना, वो ज़्यादा हैवी है उस प्लास्टिक बैग से। ही हु वुड कैरी सो लाइट ओवर हिज शोल्डर्स। प्लास्टिक बैग जिसमें वो कचरा बीन के सही सामान रखता था, वो प्लास्टिक बैग से ज़्यादा वो स्टील कैनिस्टर भारी है उसके लिए। अब भारी का मतलब क्या है? मतलब कि बोझ है भाई, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी साहिब को कि जब वो कचरा बीनता था तो वो अपना कचरा बीनता था, घर जाता था, चिल करता था, रिलैक्स करता था। बट अब वो बंद चुका है, उसका एक मालिक है, उसको उसे फॉलो करना पड़ेगा। अब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उसको काम करना पड़ रहा है, राइट? द बैग वॉज हिज, बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और जो कैनिस्टर है, जो केटली है, वो ऐसे इंसान को बिलोंग करती है, ऐसे इंसान की है जो जिसकी शॉप है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहिब खुद का मास्टर नहीं रहा, उसके ऊपर उसे चलाने वाला आ गया है, उसे गाइड गाइड नहीं, उसे ऑर्डर देने वाला आ गया है जो कि उसका मालिक है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं दूसरी हमारी स्टोरी पे, जो कि है सेम साहिब की तरह एक बच्चा रहता है, बट थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंट नहीं है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है, जो कि है मुकेश की। ठीक है, तो आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज जो थी वो हमारे साहिब की थी। एंड ये दूसरी स्टोरी है मुकेश की है, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइक रियल बोल सकते हैं स्टोरी। ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा मान लीजिएगा कि एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक है, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। तो जो एक बच्चा है मुकेश, वो अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, मतलब कि अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, खुद का ओनर बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। वो अनाउंस करता है, वो कहता है कि भाई मैं एक ना एक दिन मोटर मैकेनिक बनूंगा। मोटर मैकेनिक जो मैकेनिक्स होते हैं ना, उसे वो बनना है। ठीक है, द राइटर मेट अ बॉय नेम्ड मुकेश हु एस्पायर्ड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो यहाँ पे राइटर मुकेश से मिलती है, जो एस्पायर करता है, जो चाहता है बनना, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क। तो यहाँ पे ऑथर पूछती है उससे कि तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है। शी आस्क्ड हिम इफ यू न्यू एनीथिंग अबाउट कार्स। तो उन्हें ऑथर को लगता है कि भाई इसे मैकेनिक बनना है तो इसे कार्स के बारे में तो कुछ पता होना चाहिए। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। तो वो आंखों में आंखें डाल के कहता है कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। वो ऑथर की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि मैं एक दिन कार चलाना सीखूंगा। ओके, his dreams his dream looms like a mirage amidst the dust of streets। तो उसकी जो ड्रीम्स हैं वो लूम मतलब क्या होता है? लूम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे
मतलब कि डराने वाले, मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे टू अपियर टू स्टैंड ओवर समवन इन थ्रेटनिंग वे, मतलब कि ऐसी खड़ी हुई है जो चीज़ डर, जिससे आप डर जाओ। लूम्स का मतलब ये होता है। तो उसकी जो ड्रीम्स है ऐसी खड़ी है जैसे कि मिराज होता है। मिराज आपको पता है, मिराज इज लाइक कि जैसे बहुत सारे मूवीज में या बहुत सारे टीवी शोज कार्टून्स में दिखाया जाता है कि आप चलते जा रहे हो, रेगिस्तान है, ठीक है, डेजर्ट है, और आप डेजर्ट पे चलते जा रहे हो एंड आपको लग रहा है आगे पानी है, ठीक है। जब आप पास जाते हो तो आपको समझ में आता है पानी नहीं है। फिर आप थोड़ा आगे जाते हो तो आपको लगता है कि और पानी है, बट आप जाते हो आगे उसके पास तो आपको दिखता है कि पानी नहीं है। दैट इज मिराज, कि आपको चीज़ लग रही है कि वो होगी बट वो नहीं होती है, ठीक है। तो उसकी जो ड्रीम्स है मिराज की तरह है। अमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, किसके बीच में, वो जो धूल मिट्टी है फिरोजाबाद की, उसके बीच में जो उसकी ड्रीम्स है वो मिराज है। फेमस फॉर हिज बैंगल्स, एंड जो फिरोजाबाद है वो फेमस है बैंगल्स बनाने के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, हर फैमिली फिरोजाबाद में बैंगल्स बनाने का काम करती है। इन इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये इंडिया का सेंटर है जहाँ पे, मतलब ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे बैंगल्स बनते, चूड़ियाँ बनती है। योर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ पे जो फैमिलीज है उन्होंने जनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने भट्टियों के सामने बैंगल्स बनाए। फर्नेसेस मतलब कि भट्टियाँ। वेल्डिंग, क्या क्या करके, वेल्ड करके, वेल्डिंग होती है ना, मोड़ना, पिघला के किसी चीज को मोड़ना। ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन दी लैंड इट सीम्स, सभी औरतों के लिए वो बैंगल्स बनाए जाते हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश की जो फैमिली है वो उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, किसी को भी नहीं पता है कि बहुत इलीगल है ये उन छोटे छोटे बच्चों को भट्टियों के सामने बिठा के बैंगल्स बनवाना, काम करवाना, ठीक है। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है। इन डिंगी सेल्स, डिंगी मतलब कि जो डार्क, मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, वैसे रूम्स, सेल्स मतलब कि वैसी रूम्स विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे हवा नहीं है, लाइट नहीं है। दैट द लॉ इफ इनफोर्स, अगर लॉ इनफोर्स होता है, could get him all those could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces, लॉ इनफोर्स होता है तो भाई मुकेश और मुकेश के साथ साथ और 20,000 बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है उन हॉट फर्नेसेस से, भट्टियों के सामने से, वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पे वो हार्ड वर्क करते, पूरा दिन बिता देते हैं अपना, पूरा दिन भर बिता देते हैं, जिनको लाइट की आदत नहीं होती है। वो जो सेल्स होते हैं ना वो पूरे डार्क होते हैं और बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, सिर्फ भट्टी की रोशनी आ रही होती है, जिससे कि आंखें खराब हो जाए। तो अगर आप उसके बाद सूरज के सामने निकलोगे तो आपको लगेगा कि आपकी आंखें नहीं खुल पाएंगी। तो दिन दिन भर डार्क रूम्स में बैठ के वो बच्चे काम करते हैं। तो वो सारे बच्चे डे लाइट ब्लॉक कर देते हैं आफ्टर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और उनकी आंखों की रोशनी भी चले जाती है। मुकेश आई बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जब यहाँ पे ऑथर कहती है कि तुम मुझे अपने घर लेके चलोगे, तो मुकेश की जो आंखें हैं वो भाई बीम हो जाती है, वो खिल जाती है, चलो मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। विच ही प्राउडली सेज इट्स बीइंग रिबिल्ड, जहाँ पे वो बोलता है ऑथर को कि मेरा घर फिर से बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, अब ये लोग जब निकलते हैं उस गली से मुकेश के घर के लिए, तो ये लोग जाते हैं, नीचे उतरते हैं स्टिंकिंग लेन्स में, जहाँ जो लेन्स हैं, जो गलियां हैं, उनमें से बदबू आ रही है, स्टिंक कर रही है वो, विथ गार्बेज, कचड़े की वजह से। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हॉवल्स, और उन कुछ होम से निकलते जो कि हॉवल्स हैं। हॉवल्स है मतलब झोपड़ी है, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी वॉल्स जो है वो क्रम्बल कर रही है, क्रम्बल कर रही है मतलब कि नीचे गिर रही है। वॉबली डोर, जिनके जो डोर है वो अनस्टेडी है, लोहे का डोर होता है ना, बंद करो तो ऐसे खड़खड़ खड़खड़ करता है, तो अनस्टेडी है। नो विंडोज, उनके घरों में विंडोज नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, और फैमिलीज और एनिमल्स साथ में ले रह रहे, को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमेवल स्टेट, मतलब कि बहुत पहले से, प्रिमीवल मतलब कि बहुत पहले से एनिमल्स और लोग साथ में उस जगह पे रह रहे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और ऐसे ही एक घर के सामने वो रुकता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर, और हिट करता है वो वॉबली आयरन डोर को, खोलता है।
विथ हिज फुट, ठीक है, अपने पैर को लात मार के खोलता है एंड पुशेस इट ओपन, और वो डोर ओपन हो जाता है. वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, और ये लोग एंटर करते हैं एक हाफ, आधा बना हुआ शैक, आधी बनी हुई झोपड़ी में. इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, एक पार्ट जो है उसका वो थैच्ड है मतलब कि कवर्ड है डेड ग्रास से, मतलब कि ड्राई ग्रास से. इज द फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और सामने ही उस घर में, सामने जैसे होता है ना चूल्हा, मतलब उसी घर में से वहीं पे चूल्हा है, वहीं पे लोग सो रहे हैं, वहीं पे टॉयलेट है, वैसा. तो सामने ही चूल्हा लगा हुआ है, स्टोव है, ऑन विच सिट्स अ लार्ज वेसल, जिसपे एक लार्ज वेसल बैठी हुई है, मतलब कि एक लार्ज बर्तन उस स्टोव पे, उस गैस के चूल्हे पे रखा हुआ है, ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, जिसमें कि स्पिनच लीव्स जो पालक है वो उबल रही है. ऑन द ग्राउंड इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लाटर्स, और ग्राउंड पे बड़े बड़े एल्यूमिनियम मतलब कि स्टील के बर्तनों में आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और कटे हुए वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, ठीक है. सिजलिंग, सॉरी, उबल नहीं रही है, सिजलिंग मतलब कि तड़का लगाया है पालक में. ओके. अ फ्रेल यंग वुमन, और एक बहुत ही फ्रेल, फ्रेल मतलब कि बहुत ही दुबली पतली, मतलब ऐसे जिसमें जान नहीं है, वैसी वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होम फैमिली. तो वो खाना बना रही है, इवनिंग शाम का खाना बना रही है पूरी फैमिली के लिए. थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखें पूरी धुएं से भरी हुई हैं, क्योंकि वही घर में वही कुछ वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है, कुछ चिमनी विमनी का तो कुछ काम ही, दूर दूर तक चिमनी नहीं भाई, हवा विंडो तक नहीं है उस घर में, तो जो धुआं खाने से निकल रहा है वो उसकी आंखों में जा रहा है. तो आंखें उसकी स्मोक से भरी हुई हैं, और वो स्माइल करती हैं ऑथर को देख के. शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो वाइफ है मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है वो. नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा बड़ी नहीं है. शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू, ज़्यादा बड़ी नहीं है, स्टिल वो रिस्पेक्ट कमांड करने लग गई है, देने लग गई है एज अ बहू, घर की बहू है तो वो वैसे करने लग गई है. द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस है वो, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जो कि 3 आदमियों का ध्यान रखती है उस घर में, उसके हस्बैंड का, अपने हस्बैंड का, मुकेश का, छोटे भाई का, एंड उनके पापा का, उनके फादर का. When the older man enters, जैसे मुकेश के पापा आते हैं घर में, she gently withdraws behind the broken wall, तो आराम से withdraws मतलब कि पीछे चले जाती है, टुकड़े लाइक टूटे हुए वॉल के पीछे जाके छुप जाती है, and brings her veil closer to her face, और अपने घूंघट को, वेल, घूंघट को इंग्लिश में कहते हैं वेल, अपने घूंघट को अपने लाइक कवर कर लेते हैं अपने मुंह को, ठीक है. एज कस्टम डिमांड, जैसे कस्टम कहते हैं भाई ससुर के सामने अपना मुंह ढकना चाहिए. डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, डॉटर इन लॉज को अब मेल एल्डर्स के सामने अपना मुंह ढकना चाहिए घूंघट से. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, और यहाँ पे जो एल्डर है वो भी इम्पोवरिश्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा गरीब बैंगल मेकर ही है. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतने सालों से मेहनत करने के बावजूद भी, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले एज अ टेलर वो काम करते थे, मुकेश के पापा टेलर थे, देन एज अ बैंगल मेकर, वो बैंगल मेकर थे. ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, वो अभी तक अपने हाउस को रेनोवेट नहीं कर पाया, उनके पास उतना पैसा नहीं है. सेंड हिज 2 sons टू अ स्कूल, और वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए हैं. ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, सिर्फ वो ये सिखा पाए जो उनको पता है, विच इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, जो कि आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स है. इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, जो मुकेश की दादी माँ है वो कहती है कि भाई अब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं, हम टेलर थे, फिर बैंगल बना रहे हैं, फिर भी हम नहीं कुछ कर पाए, तो हो सकता है ये हमारा करम है, ये हमारी डेस्टिनी है, हमारे साथ शायद ऐसा ही होना था, ये उनका करम है. Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जिन्होंने अपने खुद के हस्बैंड को देखा है, जिनके जो अंधे हो गए थे, बार बार जो रोज पॉलिश करते थे बैंगल्स को, उस वजह से वो अंधे हो गए थे. कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, तो यहाँ पे दादी कहती है मुकेश की, भाई जो गॉड गिवन लीनेज है, लीनेज मतलब कि प्रथा, क्या प्रथा है इनकी, बैंगल मेकिंग की, तो बोल रही हैं कि जो भाई उसने दिया है हमें, उसने प्रोवाइड करा है लीनेज बैंगल मेकिंग का, वो कभी टूट सकता है क्या. तो वो कहना चाह रही हैं कि मैं
मेरे मेरे हस्बैंड बैंगल बनाते थे, फिर मेरा बेटा बनाता था, मुकेश बना रहा है, मुकेश का बेटा बनाएगा। तो वो कह रही हैं कि हम सबको बनाने पड़ेंगे, उसने दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. अब क्योंकि वो बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं तो उन्हें कुछ नहीं देखा, बैंगल्स देखे। इन द हाउस, इन द यार्ड, हाउस में, यार्ड में, यार्ड मतलब कि पीछे जो जगह होती है, ठीक है। इन एवरी अदर हाउस, हर हाउस में, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर जगह बैंगल्स। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स मतलब कि स्पाइरल ऑफ बैंगल्स मतलब कि ढेर बैंगल्स की। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो में जितने कलर्स होते हैं, हर कलर बैंगल्स का। लाई इन माउंट्स इन यार्ड्स मतलब कि ढेर में बैंगल्स वहां पे यार्ड्स में पड़े रहते हैं। लाई इन माउंट्स मतलब कि ढेर में, ठीक है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स, जिन्हें इकट्ठा करके 4 व्हील्ड हैंड कार्ड्स पे मतलब ठेले पे रखा जाता है। एंड पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, और उसे पुश करके इंसान बेचता है, मतलब उस ठेले को पुश करके इंसान चलाता है वो शैंटी टाउन में। शैंटी मतलब कि जो झुग्गी झोपड़ियों वाला जगह है वहां पे वो चलाता है इंसान उनको बेचने के लिए। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps, और जो डार्क झुग्गियां हैं, जहाँ झोपड़ियां हैं, नॉट झुग्गियां, जो डार्क झोपड़ियां हैं नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, तो उसमें जो झोपड़ियां हैं उनमें जो ऑयल लैम्प्स है, जो लालटेनें हैं, वो फ्लिकर कर रही है। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बैठते हैं। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, जो कि कलर्ड ग्लास को वेल्ड कर रहे होते हैं। एंड इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, क्या बना, वेल्ड करके क्या बना रहे होते हैं, बैंगल्स बना रहे होते हैं। Their eyes are more adjusted to dark than the light outside. उनकी आईज बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है, रोशनी नहीं चाहिए, उनकी आईज जो है कंफर्टेबल हो चुकी है अंधेरे से देन लाइट। दैट इज व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट, और इसलिए उनकी जो आंखें हैं वो बहुत अर्ली एज में खराब हो जाती हैं, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, मतलब बड़े होने से पहले उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। ओके तो आई होप आप लोग यहाँ तक सुन रहे हो एंड यहाँ तक आप लोगों को आसानी से समझ में आ रहा है। ओके सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। अब एक सविता करके लड़की है जो कि ड्रैप पिंक ड्रेस में बैठी है, मतलब कि मुरझाए हुए कलर के पिंक ड्रेस में बैठी है। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, और वो एक बड़ी सी औरत के बगल में बैठी है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो ग्लास के पीसेस को सोल्डर कर रही है, ज्वाइन कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, उसके हाथ एकदम मशीन के जो टोंग्स होते हैं ना उसकी तरह चल रहे हैं, एकदम ऐसे पटका ये पटका, ठीक है। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, तो यहाँ पे ऑथर सोचती हैं कि जो ये बैंगल्स वो बच्ची बना रही है, क्या उसकी सैंक्टिटी के बारे में जानती है, क्या उसकी प्योरिटी के बारे में जानती है। अब सैंक्टिटी क्या है भाई, सैंक्टिटी मतलब कि हमारे इंडिया में चूड़ियाँ जो होती है वो सुहाग होती हैं, राइट, तो सैंक्टिटी है उसकी। तो क्या वो जानती है, शी हेल्प्स मी, इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमन सुहाग, वो एक लाइक इंडिया की औरत का सुहाग होता है बैंगल्स। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और उसे अच्छा माना जाता है मैरिज में, शादी में, ठीक है, गुड ओमेन या फिर शुभ माना जाता है शादी में। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, उसको एक दिन समझ में आएगा, डॉन ऑन हर सडनली वन डेज मतलब उसको एक दिन रियलाइज होगा, व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, जब उसका सर लाल कलर के घूंघट में ढका होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल कलर के बैंगल्स उसके रिस्ट में होंगे। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, जब वो दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स अगो, जो ओल्ड वुमन उसके बगल में बैठी है जो बहुत सालों पहले दुल्हन बन गई थी, वही वैसे ही सेम वो जब बनेगी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज, बट उसके ओल्ड वुमन के हाथ में बैंगल्स तो हैं बट उनकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर का खाना भी नहीं खाया, शी सेज, वो जो ओल्ड वुमन बैठी है उस सविता के बगल में, वो कहती है कि एक मतलब पेट भर के एक वक्त का खाना भी नहीं खाया है। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जो बहुत ज़्यादा उदासी में कहती है।
शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। उसने मतलब कि बोल रहे हैं कि अपनी पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने एक टाइम बैठ के आराम से अच्छे से खाना नहीं खाया है। दैट्स वॉट शी हैड रीप्ड, ये उन्होंने बोया है, इतनी मेहनत करने के बाद ये उन्हें नसीब हुआ है। रीप मतलब कि बोया या नसीब हुआ है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, अब उनके जो हस्बैंड है जिनकी फ्लोइंग बियर्ड है, उड़ती हुई दाढ़ी है, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, तो वो कहते हैं यार मुझे तो बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने पूरी जिंदगी में एक काम कर दिया कि मैंने घर बना दिया अपने बच्चों और बीवी के लिए। Hearing him, one wonders if he has achieved what many has failed in their lifetime. उनको सुन के ऑथर को ऐसा लगा कि वो ऐसा बात बताना चाह रहे हैं कि उनने ऐसा कोई काम कर दिया जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। वहाँ के तो ऑब्वियसली नहीं कर पाए होंगे जिनने घर बना दिया। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके पास छत है ऊपर रहने के लिए। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ, अब ये रोना जो है इनका कि भाई इनके पास पैसा नहीं है और इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये अपना बिजनेस आगे बढ़ाए, बैंगल मेकिंग का। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, मतलब कि खाने का भी पैसा नहीं है। यह रोना हर मतलब हर घर में, वहाँ के हर घर में बैठता है। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, यहाँ पे एक आदमी है, यंग मैन मतलब कि आप समझ सकते हो ना, यंग मैन एक नौजवान आदमी जो है, एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, वो अपने बड़ों की कंप्लेन करता है। लेमेंट मतलब कि कंप्लेन करता है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, कुछ बहुत थोड़ा सा ही सही हुआ है टाइम के साथ। इट सीम्स इन फिरोजाबाद में years ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग मतलब कि दिमाग ही सुन्न हो जाए भाई, ठीक है। टॉयल मतलब कि हार्ड वर्क, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, ये सब चीज़ें मार चुकी है वहाँ के लोगों के इनिशिएटिव की कुछ आगे कुछ करें या फिर वो सपना भी देख पाए। Why not organize yourself into a cooperative? तो यहाँ पे ऑथर पूछती है कि तुम एक कोऑपरेटिव जॉब में क्यों नहीं चले जाते, नौकरी क्यों नहीं कर लेते। I ask a group of young men who have fallen into a vicious circle of middlemen. तो यहाँ पे ऑथर ने पूछा उन लोगों से जो लोग विशियस साइकिल मतलब कि नेवर एंडिंग साइकिल, विशियस साइकिल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। विशियस साइकिल मतलब कि क्रूअल या फिर नेवर एंडिंग, और क्रूअल नेवर एंडिंग मतलब कि बहुत ही बेकार और नेवर एंडिंग साइकिल में फंसे हैं। ऑफ मिडिल मैन men who trap their fathers and forefathers, मतलब जो बीच के आदमी होते हैं ना जिन्होंने उन लोगों के पापा लोगों को और उनके पापा लोगों को फंसाया था पहले। मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसा हुआ होगा कि ये जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन होते हैं ना, देखो ये लोग बैंगल्स बनाते हैं, फिर मिडिल मैन को जाते हैं, मिडिल मैन बेचने वालों को देते हैं, फिर वो सेल करते हैं होलसेलर को, मतलब ऐसे वो पूरा होता है प्रोसेस। तो मिडिल मैन ने क्या करा होगा, पहले थोड़ा बहुत लोन दे दिया होगा इनके पापा लोगों को एंड फोर फादर्स को, तो बेचारे उसमें लोन को चुका नहीं पाए होंगे। तो अब जो उनके बेटे हैं वो फंसे हुए हैं उस साइकिल में, क्योंकि उनको पैसा चुकाना है, तो वो फंसे हुए हैं उस साइकिल में, ठीक है। मिडिलमैन ट्रैप देयर फोर फादर्स एंड फादर्स, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। तो यहाँ पे वो कहते हैं सारे लोग इकट्ठे होके, बोलते हैं अगर हम ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं, अगर हम सब इकट्ठे भी हो जाते हैं, इन मिडिल मैन को क्या बोलते हैं, इनके मिडिल मैन के अगेंस्ट भी चले जाते हैं, तो ये लोग हमें पकड़ के होल्ड अप कर देंगे, मतलब कि हमें पुलिस के हवाले कर देंगे। होल्ड अप मतलब इकट्ठा करके घसीट के पुलिस के हवाले कर देंगे। बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, हमें मारा जाएगा, ऐसे मारा जाएगा कि हमने कुछ इलीगल कर दिया, अगर हमने इनका काम नहीं करके दिया और इनका जो काम है वो छोड़ दिया तो। देन दे सी देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी डिफरेंटली थिंग्स डिफरेंटली, उनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो चीज़ों को डिफरेंटली देखे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पापा लोग भी उतने ही टायर्ड है जितने वो लोग हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स पॉवर्टी टू अपथी, तो ये लोग एक स्पाइरल में फंसे हुए हैं, ठीक है। नेवर एंडिंग जो चीज़ होती है, दैट मूव्स पॉवर्टी टू एपथी, मतलब कि जो पॉवर्टी से एपथी में जाती है। एपथी मतलब कि जो लोग
ध्यान नहीं देते, टू ग्रीड, लालच में, एंड इनजस्टिस। मतलब ये ऐसी साइकिल है जहाँ पे ये लोग पुअर है, इनका लोग फायदा उठाते हैं, मतलब ये गरीब है तो इनका फायदा उठाते हैं और इनके साथ गलत होता है। ये साइकिल में ये लोग फंसे हुए हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। अब यहाँ पे इनको सुनने के बाद ऑथर को दो अलग अलग दुनिया दिखती है। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। एक फैमिली ऐसी है जो कि गरीबी के बारे फंसी हुई है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो जिसकी कास्ट ही बैंगल मेकिंग है, इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो पैदा हुए हैं। एंड द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स। और दूसरे जो लोग बैंगल मेकिंग कर रहे हैं वो भाई विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं, साहूकार्स, मिडिल मैन एंड पुलिस मैन एंड कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। इनके बीच में बेचारे वो गरीब लोग फंसे हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इन सब ने अपने बच्चों पर भी वो बोझ डाल रखा है जो वो बच्चा बोझ नीचे नहीं रख सकता। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली। जैसे ही वो बेचारा बड़ा भी होता है उससे पहले ही वो एक्सेप्ट कर लेता है एज उसके पापा ने किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। कुछ और करना तो मतलब कि भाई आप डेयर कर रहे हो, मतलब कि आप बोल सकते हैं ना कि डेयर को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर डेयर को हिंदी में कहते हैं, मतलब मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा, मतलब कि आप मतलब अपने जान पे खेल के करोगे जो करोगे, कुछ अगर करोगे तो, अगर आप कुछ और नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये कर सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और यहाँ पे बच्चों के लिए डेयरिंग करना तो उनके बड़े होने का पार्ट नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चेयर। तो जब यहाँ पे वो बच्चा डेयर कर रहा है, वो सपना देख पा रहा है मुकेश, तो यहाँ पे ऑथर को वो चीज़ देख के बहुत अच्छा फील होता है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न। और वो गैरेज जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। बट गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स। तो वो कहता है मैं वॉक करके चले जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो यहाँ पे ऑथर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लेती है कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो कभी। ही सडनली साइलेंट। तो वो चुप हो जाता है और वो कहता है नहीं। ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड पे देख के। जिस बच्चे ने एरोप्लेन देखा नहीं वो वहां तक का सपना कैसे देख सकता है, राइट? इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। उसके अंदर एक एम्बैरेसमेंट है बट वो एक रिग्रेट में नहीं बदला, बिकॉज उसको पता है कि भाई मोटर मैकेनिक बन के मैं खुश हूँ, मुझे प्लेन व्लेन नहीं उड़ाना। ही इज कंटेंट टू ड्रीम्स ऑफ कार दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वो खुश है, कंटेंट टू मतलब कि वो खुश है कि वो कार्स का ड्रीम देखता है जो कि वो देखता है रोज हर्टलिंग डाउन, मतलब कि उसके घर के आसपास घूमती रहती है, उनको उनको देखता है। तो जो चीज़ आप देख चुके हो उसी को आप ड्रीम कर सकते हो। इस टाउन फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद से ज़्यादा एरोप्लेन्स फ्लाई भी नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट। एंड स्टोरी समरी ऑफ माय मदर एट 66। नहीं 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 नहीं, समरी ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, समरी तो वही है, टॉपिक गलत लिखा है यहाँ पे। ओके, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। आज के वो 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा। एंड इसको करते हैं हम लोग खत्म। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।